हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में। जैसे कि पहले के लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फंक्शन बनाया जाता है, कैसे उसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसे कॉल किया जाता है। तो आज हम एक टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से हम पहले के ट्यूटोरियल्स में आप पढ़ चुके हैं नेस्टिंग इफ के बारे में, मीन्स एक इफ स्ट्रक्चर के अंदर जब दूसरा इफ स्ट्रक्चर यूज किया जाता है तो उसे नेस्टिंग इफ बोलते हैं। उसी तरीके से आज जो हम पढ़ने वाले नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, इट मीन्स एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन कॉल किया जाता है तो वो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है, वो प्रोसीजर नेस्टिंग कहलाती है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हमने दो फंक्शन बनाया, सपोज ऐड और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, ये तो फंक्शन हमने बनाया और इसको डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन किया। और अगर हम मेन के अंदर, सपोज हमने इसको डिफाइन करने के बाद मेन के अंदर ऐड फंक्शन कॉल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्ट फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जब कोड रन होगा, भले ही आप फंक्शन को डिक्लेयर कर ले, भले ही उसे डिफाइन कर ले, लेकिन फंक्शन वही रन होंगे जो मेन में कॉल किए जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे ही खत्म होता है। मतलब किसी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट भी मेन है और एंडिंग पॉइंट भी मेन है। तो ऐसे में यूजर द्वारा बनाए गए फंक्शन तभी रन होंगे जब उन्हें मेन में कॉल किया जाए। तो इस कोड को देखने के बाद जो एग्जांपल है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर केवल ऐड ही फंक्शन कॉल होगा, मल्टीप्लिकेशन कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का यूज करें तो ऐड फंक्शन को कॉल करने के साथ ही बिना डायरेक्ट मेन में मल्टीप्लिकेशन को कॉल किए रन कराया जा सकता है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास दो फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फंक्शन है ऐड और मल्ट। तो ऐड फंक्शन डिफाइन करते समय ऐड फंक्शन की जो कोडिंग होगी वो लिखने के बाद ऐड फंक्शन के अंदर ही हम मल्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको देखिए ऐड फंक्शन जो कि खुद यूजर डिफाइन फंक्शन है और मल्ट जो कि दूसरा यूजर डिफाइन फंक्शन है, तो ये इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया गया। इस पॉइंट पे हम इसे नेस्टिंग ऑफ फंक्शन बोलते हैं। नेस्टिंग, यहाँ पर फंक्शन की नेस्टिंग की गई है। यहाँ पर एक यूजर डिफाइन फंक्शन ऐड के अंदर दूसरा यूजर डिफाइन फंक्शन मल्ट कॉल किया गया है। अब जब ये मेन में एडिशन को कॉल किया जाता है तो कोड कुछ इस तरीके से रन होता है। जब हम मेन फंक्शन में ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं, तब पहले भी आपको वीडियो में बताया जा चुका है कि जब कभी यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल किया जाता है मेन के अंदर, तो उस लाइन के आने पर जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो उस फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाता है। वापस से उसे एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस से मेन फंक्शन पर लौट आता है। तो कोड इस तरीके से रन होगा कि ऐड को कॉल करने के लिए कंट्रोल ऐड फंक्शन पे जाएगा और ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते कराते जैसे ही वो मल्ट वाली लाइन पे पहुंचेगा, फिर यहाँ से वो कंट्रोल ट्रांसफर होगा और जहाँ भी प्रोग्राम में मल्ट की डेफिनेशन होगी फंक्शन की, वहाँ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद वापस लौट के ऐड फंक्शन पर आ जाएगा। और जब ऐड फंक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकेगा, तब यहाँ से कंट्रोल फिर ट्रांसफर होगा और उसके बाद वापस वो मेन फंक्शन पे आ जाएगा और इसके आगे की जो कोडिंग होगी वो रन होगी। इस तरीके से एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना ही नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है। इसके द्वारा बिना उस फंक्शन को डायरेक्ट मेन फंक्शन में कॉल किए बिना भी रन कराया जा सकता है। हम इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझते हैं। मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जहाँ पर हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को ही मेन में कॉल करके दोनों को एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें यूजर द्वारा दो नंबर एंटर कराए जाएंगे और दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर हो प्रिंट कराया जाएगा। लेकिन यही काम हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड हेडर फाइल, उसके बाद conio.h,
इसके बाद हम दो फंक्शन बनाते हैं। पहला फंक्शन हम जो बनाएंगे वो ग्रेटर के लिए होगा, मीन्स यूजर द्वारा सप्लाई की गई दो वैल्यू या दी गई वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है वो हमको निकाल के वो रिटर्न करेगा। और दूसरा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन उस वैल्यू को, यानी दो में से जो ग्रेटर वैल्यू उसको प्रिंट कराएगा। तो इस वर्क के लिए हम दो फंक्शन बनाते हैं। पहला फंक्शन जो बना रहे हैं वो है एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने का फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। और जो दूसरा फंक्शन हम बनाने वाले हैं वो फंक्शन उस वैल्यूज को प्रिंट कराएगी, मीन्स आपके आंसर को प्रिंट कराएगी। तो इंटीजर का ये जो फंक्शन है इसका हम नाम रखते हैं ग्रेटर, मीन्स ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी, मीन्स जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वैल्यू रिटर्न करेगी। इसके बाद ये आर्गुमेंट के रूप में दो वैल्यू अपने अंदर लेगा, मतलब दो वैल्यू इसको आर्गुमेंट के रूप में पास किए जाएंगे। जो भी फंक्शन कॉल करेगा इस ग्रेटर को दो वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम आर्गुमेंट बनाते हैं इंट कॉमा इंट। इट मीन्स ये जो ग्रेटर फंक्शन है जो भी इसको कॉल करेगा वो उसको दो नंबर सप्लाई करेगा या दो नंबर आर्गुमेंट के रूप में देगा, और फिर इसको एक रिटर्न वैल्यू मिलेगी, मीन्स उसको उन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो रिटर्न में मिलेगा। दूसरा फंक्शन बनाते हैं हम वाइड टाइप का, वाइड डिस्प्ले के लिए डिस्प और आर्गुमेंट भी वाइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं। पहला फंक्शन रिटर्न वैल्यू एंड आर्गुमेंट के साथ है, जबकि दूसरा फंक्शन नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्गुमेंट के साथ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम मेन फंक्शन पहले बनाते हैं। मेन फंक्शन की कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम केवल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका रिजल्ट जो होगा उन फंक्शन के द्वारा ही आएगा। तो जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले प्रिंट कराएगा, इसलिए हमको मेन फंक्शन में वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। इसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं सबसे पहले, मतलब दो में से एक ही फंक्शन कॉल करेंगे। चूंकि हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले प्रिंट करा रहा है इसलिए हम फंक्शन कॉल करते हैं डिस्प्ले। और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको होल्ड कराने के लिए हम लिखते हैं गेट ch, थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन फंक्शन की जो कोडिंग है केवल 3 ही लाइन की है। सबसे पहले मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, स्क्रीन क्लियर करेगा CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन फंक्शन से, फिर डिस्प्ले को कॉल किया गया है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो गेट ch द्वारा तब तक रुका रहेगा जब तक कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन किए गए, लेकिन दोनों में से एक फंक्शन ही कॉल किया गया है डिस्प्ले यानी डिस्प। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे, जो इसके बाद में कोड लिखने वाला हूँ वो कंटिन्यू होगा, मीन्स ये मेन के बाद लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर ग्रेटर और डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि इनका वर्क क्या होगा, ये कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रेटर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, इंट ग्रेटर। यहाँ पर आर्गुमेंट डिक्लेयर किया जाएगा, फॉर्मल आर्गुमेंट इंट x कॉमा इंट y। जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन रिटर्न टाइप इंटीजर है और दो फॉर्मल आर्गुमेंट डिक्लेयर किए गए हैं x और y। इसके बाद जो भी इसको आर्गुमेंट सप्लाई किए जाएंगे, इन दो आर्गुमेंट से जिससे जो बड़ा होगा उसको वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ एल्स का कोड, इफ x इज ग्रेटर देन y देन रिटर्न x, else रिटर्न y। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पहला फंक्शन मैंने डिफाइन किया ग्रेटर फंक्शन को जो भी आर्गुमेंट्स पास किए जाएंगे दिए जाएंगे, उन दो आर्गुमेंट्स को वो कंपेयर करेगा इफ एल्स कंडीशन से। अगर x ग्रेटर होगा तो ये फंक्शन हमको x की वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर x अगर ग्रेटर नहीं होता है तो ये हमको y रिटर्न करेगा। इस तरीके से इस फंक्शन का काम केवल है, इसको जो दो आर्गुमेंट दिए जाएंगे उसमें से एक ग्रेटर वैल्यू जो होगी उसको रिटर्न करेगा
अब हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि डिस्प्ले है, डिस्प। ये कोड अभी कंटिन्यू होगा। इसके आगे हम डिस्प्ले को डिफाइन करते हैं जो कि वाइड है, वाइड डिस्प वाइड। ये जो फंक्शन है ये रिजल्ट प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पर चूंकि मैं ग्रेटर को वाइड के अंदर डिस्प्ले के अंदर कॉल करने वाला हूँ, इसलिए जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको होल्ड करने के लिए इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ मैं, इंट। और जो वैल्यू दी जानी है ग्रेटर फंक्शन को वो भी यहाँ से ही दी जानी है, इसलिए उसके लिए मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, ए और बी, ए कॉमा बी। और आंसर को होल्ड कराने के लिए एनएस आंसर। तो इंटीजर टाइप के यहाँ पे तीन वेरिएबल हुए, ए बी और आंसर। तो सबसे पहले हम यूजर से दो वैल्यू एंटर कराते हैं, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो कोड लिखते हैं हम लोग, printf, एक यूजर को मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर, या मैसेज को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि दो नंबर एंटर करा रहे हैं उससे पता लगे। एंटर फर्स्ट नंबर, और एंटर कराने के लिए स्कैनफ, इंटीजर वैल्यू इसलिए %d कॉमा एंड %a। ये वैल्यू ए में एंटर होगी। इसी तरीके से बी में एंटर कराने के लिए हम लोग लिखते हैं printf एंटर सेकंड नंबर, और स्कैनफ से एंटर कराते हैं स्कैनफ, इंटीजर के लिए %d कॉमा n%b। तो जैसा कि आप कोड में दे सकते हैं, हमने दो इंटीजर वैल्यू यूजर द्वारा लेकर ए और बी में स्टोर कराया। इसके बाद अब इनकी रिजल्ट को रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, मैं यहाँ पर ग्रेटर फंक्शन को डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। तो जो आंसर होगा वो रिटर्न होगा एनएस आंसर नाम की वेरिएबल में। तो कोड इस तरीके से लिखेंगे, आंसर इज इक्वल ग्रेटर। ग्रेटर दो आर्गुमेंट अप्लाई किया जा रहा है ग्रेटर को, क्योंकि जब मैंने फंक्शन बनाया था तो वहाँ पे लिखा गया है फॉर्मल आर्गुमेंट दो इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर a कॉमा b सप्लाई हो रहा है। तो ये जो लाइन है यहीं पर ये फंक्शन की नेस्टिंग हो रही है, इसे हम बोलेंगे नेस्टिंग। नेस्टिंग। आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये ही लाइन नेस्टिंग के लिए पर्याप्त है। मतलब ये ही लाइन है जो इस पूरे थीम पर बेस्ड है। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को ये लाइन क्लियर करती है। आप यहाँ पर देखिए, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने नेस्टिंग फंक्शन को कॉल किया है, यहीं पर वो लाइन है जहाँ पे नेस्टिंग ऑफ फंक्शन हुआ है। इस फंक्शन को मैंने ए और बी वैल्यू सप्लाई की है जो कि ग्रेटर में एक्स वाई के पास जाएगा, और वहाँ पर जो भी कोड लिखा गया वहाँ से जो ग्रेटर वैल्यू होगी रिटर्न होगी और ये आंसर वेरिएबल पर आएगा। अब यहाँ पर हम आंसर को प्रिंट कराते हैं, printf इंटीजर के लिए %d। एक मिनट, हम इसके लिए मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कि दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर है। तो मैसेज कुछ इस तरीके से लिखेंगे, printf ग्रेटर वैल्यू इज, चूंकि वैल्यू इंटीजर है इसलिए %d कॉमा जो आंसर है वो आंसर वेरिएबल में है, तो इसके बाद लिखेंगे आंसर। ये हो गया क्लोज, और उसके बाद लास्ट में ये फंक्शन क्लोज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शन की गई है, डिस्प्ले फंक्शन में ग्रेटर फंक्शन को कॉल किया गया है। पिछले कोड में मेन फंक्शन में केवल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है। तो जब डिस्प्ले फंक्शन रन होगा, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू यूजर से लेगा, और जब इस लाइन पे आएगा जहाँ पे ग्रेटर को कॉल किया गया है तो ग्रेटर फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ से ग्रेटर फंक्शन द्वारा जो भी रिजल्ट हमको दिया जाएगा, ए और बी में से उसमें जो कोड कंपैरिजन लिखा गया है, जो ए और बी में से वैल्यू रिटर्न होगी, जो एक्स और वाई में वहाँ ट्रांसफर हो रही है, वो वैल्यू रिटर्न होकर आंसर पे आएगी। तो जब ग्रेटर वैल्यू को एग्जीक्यूट करा के वहाँ से रिजल्ट रिटर्न होगा तो वापस से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, फिर आंसर लेगा, और आंसर को प्रिंट कराने के बाद फिर ये वापस लौट जाएगा इसका कंट्रोल मेन में।
तो इस तरीके से मेन ने केवल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराकर यहाँ पर दोनों ही फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया गया है, डिस्प्ले और ग्रेटर को, वो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन की कॉन्सेप्ट के हेल्प से। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल में आप इस लाइन पे देख सकते हैं कि हमारे दो फंक्शन में से ग्रेटर फंक्शन को डिस्प्ले फंक्शन में कॉल किया गया है और डायरेक्टली मेन फंक्शन में केवल एक फंक्शन को ही कॉल किया गया है, डिस्प्ले, और इनडायरेक्टली ग्रेटर फंक्शन भी रन हो रहा है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा कि किस तरीके से हम फंक्शन की नेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे उसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे की ट्यूटोरियल्स में आपको हम फैक्टोरियल या अदर्स प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स की हमारी वेबसाइट EasyTutor4U पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।